जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए आपको मूल विधि की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने दोस्तों अभी कल ही हमने आईपीसी पूरा पढ़ा दिया, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एससी एसटी एक्ट। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एससी एसटी एक्ट 1989, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो इसके बारे में देखेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई तैयारी कर रहे हैं या फिर जीडी के लिए दोस्तों, तो एक ये हमारी वीडियो है संविधान की, जिसका नाम दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन। दोस्तों मतलब कि इसी एक वीडियो में हम 2 घंटे से कम की वीडियो है, इसी में हमने संपूर्ण संविधान देख लिया और दोस्तों जो भी संशोधन हुए वो सब देख लिया। मतलब कि एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से हमने रिवीजन किया है। तो इसे देख लीजिएगा ईसाई देने से पहले दोस्तों। और जनहित याचिका ये दोस्तों जरूर देखेगा, यहाँ से आपके जरूर कुछ नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना एससी एसटी। और इनके दोस्तों लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर दोस्तों आप जाके प्ले स्टोर निकाल सकते हैं। जरूर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा अवश्य करेंगे। ठीक, इनकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जब हम बात करें दोस्तों एससी एसटी एक्ट की, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अधिनियम के बारे में, कि इन पे जो अत्याचार हो रहे थे दोस्तों, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन लाए जाएं, तो जिसके लिए दोस्तों ये लाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुसूचित जाति होती क्या, अनुसूचित जनजाति होती क्या, यानी कि एसटी क्या होती है। तो इसके लिए मतलब कि सरकार ने कहा हम एसटी में किसको रखें, तो इसके लिए देखिए कुछ समितियां गठित की गई, जिनके द्वारा कहा गया। तो एक याद रखेंगे कि एक थी लोकुर समिति। क्या दोस्तों, लोकुर समिति 1965 में दोस्तों ये गठित की गई। तो दोस्तों याद क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लोकुर समिति किससे संबंधित, दोस्तों एसटी जनजातियों के बारे में पता करना है। ठीक, तो ये चीज पता होना चाहिए आपको। दोस्तों लोकुर समिति ने क्या किया, तो इस समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के 5 मापदंड दिए। दोस्तों इसने कहा कि जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, उनके लिए 5 चीजें इन्होंने बताई। अगर ये चीजें पाई जाती दोस्तों, तो वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। पहला, आदिम लक्षण। दोस्तों जो आदिमानव जैसे लक्षण हो, मतलब कि वो दोस्तों न सही से कपड़े पहनते हो, न सही से उनका रहन सहन हो, उनको हम कह सकते हैं। विशिष्ट संस्कृति, मतलब उनकी संस्कृति अलग होती है। आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारे अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां हैं, जहां पे दोस्तों अगर आप लोग जाते हो तो आपको मार देते हैं दोस्तों, यानी कि उनकी संस्कृति अलग है दोस्तों। वो कुछ अलग तरीके से अपना रहते हैं, वो अलगाव में रहते हैं। और भौगोलिक अलगाव दोस्तों, वो मानव के बीच में नहीं रहेंगे दोस्तों, वो जंगलों में रहेंगे, अलग रहेंगे, मतलब मनुष्यों से अलग रहते हैं दोस्तों। उनको हम एसटी कहते हैं। ठीक है, उनको हम एसटी के कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अन्य समुदाय के संपर्क से हिचकिचाहट, मतलब दूसरे लोगों के दोस्तों संपर्क में रहने से, उनसे मिलने से दोस्तों ये घबराते हैं, हिचकिचाहट करते हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़े, इनके पास दोस्तों कोई संसाधन नहीं होते दोस्तों, ये बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, तो ये किस कमेटी ने बताए हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है कि लोकुर समिति द्वारा कौन से बताए गए 5 मापदंड। कितने मापदंड देगा दोस्तों, 5। कौन कौन से, दोबारा देख लीजिए। आदिम लक्षण होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, और भौगोलिक अलगाव, मतलब सबसे अलग रहने की कोशिश कर रहे हो, अन्य समुदाय के संपर्क से हिचकिचाहट हो, और आर्थिक रूप से पिछड़े हो दोस्तों, ये बताएगा। अब देखिए कुछ अन्य कमेटियां भी बनाई गई दोस्तों। ठीक है, कुछ अन्य समिति भी बनाई गई कि भैया आप देखिए, उस लोकुर ने बता दिया। फिर दोस्तों एक आया एल्विन कमेटी 1962 में। इसका गठन सभी जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए बुनियादी प्रशासनिक इकाई बहुउद्देशीय विकास खंड के कार्यकरण की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आई है सीलू ओ समिति दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। ये भी जनजातीय विकास एवं कल्याण के मुद्दे के लिए गठित की गई थी, मतलब जनजातियों का कैसे विकास किया जाए, कैसे कल्याण किया जाए दोस्तों, उस मुद्दे के लिए गठित की गई। क्या नाम था, सीलू ओ समिति 1966 दोस्तों। ठीक है, तो समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों एक आई है यूएन डेबर आयोग दोस्तों। यूएन डेबर आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या कहा गया, इसे जनजातीय क्षेत्रों से भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूहों की समग्र संबंधी स्थिति को संबोधित करने के लिए यह टीम गठित की गई थी, यह आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए कुछ देखते हैं। अब देखिए कुछ समझिए, पहले इनके बारे में समझिए, उसके बाद हम एससी एसटी एक्ट देखते हैं दोस्तों। इससे आपके क्वेश्चन संविधान में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अनुसूचित जाति, समझिएगा, एससी कौन कौन से धर्म के लोग हो सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। देखिए एससी केवल और केवल दोस्तों कौन कौन से होंगे, तो एससी जाति में कौन कौन से आएंगे दोस्तों, केवल हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म ही आएंगे। केवल केवल कितने धर्म आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा धर्म एससी के कैटेगरी में नहीं आ सकता दोस्तों। हिंदू आएगा, सिख आएगा, बौद्ध आएगा, ना तो दोस्तों मुस्लिम आएंगे, ना इनके अलावा कोई भी धर्म दोस्तों एससी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहली चीज तो ये जान गए कि एससी में कौन कौन से धर्म आते हैं, 3 ही धर्म होते हैं। हिंदू के लोग एससी हो सकते हैं, सिख के हो सकते हैं, और बौद्ध के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
एक चीज और समझिए, तो कितने एससी जातियां हैं, तो उसके आपके दिमाग में आ रहा होगा कितने एससी टोटल भारत में कितनी एससी जातियां हैं। तो आपको बता दें कि एक होता दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर 1950 में गठित हुआ था दोस्तों, ठीक है। एक अधिनियम समझ लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर 1950 में। देखिए यह अनुसूचित जातियों की एक लिस्ट है दोस्तों, इसमें अनुसूचित जातियां पूरी लिखी हुई हैं, कितनी अनुसूचित जातियां हैं, कितनी क्या हैं। तो इसमें लगभग दोस्तों कितनी 1108 जातियां शामिल है। तो याद कह सकते हैं कि 1108 दोस्तों एससी जाति हैं। अब देखिए संविधान के बारे में बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंपॉर्टेंट आपको पूछाते हैं कि दोस्तों आर्टिकल 338 बहुत बार पूछा गया, आर्टिकल 368 में 38 में दोस्तों 338 में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 338 में क्या है, तो दोस्तों तो क्या है दोस्तों, एससी आयोग की गठन की जाएगी ना, और एक्सी मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाएगी। और यहीं से दोस्तों एक और अभी तो काट के बनाया गया दोस्तों आर्टिकल 338A, इसके तहत दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, यहीं से वो हम आगे बताएंगे भी दोस्तों, मगर यहाँ से याद रखेंगे 338A में क्या है, अनुसूचित जनजाति ना, ये चीज। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, तो देखिए 338 में क्या है कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाएगी। देखिए अब 341A में क्या कहा गया है, याद रखेंगे 341A, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना। क्वेश्चन कई बार आया है कि दोस्तों किसी जाति को अनुसूचित जाति कौन घोषित करता है, तो राष्ट्रपति ही कर सकता है दोस्तों। क्या राष्ट्रपति ही किसी जाति को एससी या एसटी की कैटेगरी में डाल सकता है। एक चीज और बता दें, तो ये किसके तहत दोस्तों, आर्टिकल 341A के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को दोस्तों एससी में डाल सकता है। मान ले दोस्तों कोई ओबीसी की जाति है, ठीक, वो पिछड़ी सी है, ठीक, उसको दोस्तों कौन एससी की कैटेगरी में डालेगा। आपको पता होगा कि रोज चर्चा होता है इतनी जातियां इसमें डाल दी गई, तो दोस्तों कौन डालेगा, राष्ट्रपति, केवल और केवल दोस्तों राष्ट्रपति ही ओबीसी को एससी में डाल सकता है, ठीक है। अब समझिएगा, और आर्टिकल 341 का कहता है संसद द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति को इससे बाहर करना। समझिए ये चीज खेल समझ लीजिए, सब कुछ आप समझ चुके हैं। देखिए मान ले दोस्तों कोई ओबीसी जाति है, कोई क्या है, कोई ओबीसी जाति है, बहुत कमजोर है दोस्तों, तो उसको एससी कैटेगरी में कौन डालेगा, तो डालेगा कौन दोस्तों, डालेगा तो राष्ट्रपति डालेगा। अब देखिए ओबीसी को हमने एससी में डाल दिया। अब देखिए मान लिया दोस्तों कोई एससी जाति है, वो बहुत अच्छे से मतलब संपन्न हो चुकी है, अब उसको ओबीसी में फिर से डालना है दोस्तों, ओबीसी में डालना है, तो दोस्तों कौन डालेगा, फिर राष्ट्रपति नहीं डालेगा। समझिए राष्ट्रपति केवल दोस्तों निचले क्रम की तरफ आता है, ऊपरे क्रम के लिए दोस्तों कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि एससी जाति को ओबीसी जाति में डालना है तो कौन डालेगा, राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री, दोस्तों फिर संसद डालेगी, ठीक है। मतलब किसी भी जाति को एससी तो बना सकता है राष्ट्रपति, मगर एससी से फिर उसको बाहर नहीं डाल सकता, ठीक है, मतलब कि ओबीसी में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो आर्टिकल 341 भी क्या कहता है, संसद द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति को इससे बाहर करना, ठीक है। अब देखिए याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा एससी आबादी है कहां पर, तो सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां है दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में। चलिए अब आप लोग एससी जान गए। अब देखते हैं एसटी क्या होते हैं। देखिए एसटी जो होते हैं दोस्तों किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। एसटी जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये किसी भी धर्म को मानते हैं दोस्तों, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था एससी कौन कौन से होंगे, तो एससी दोस्तों हमने बताया था कि हिंदू होंगे या दोस्तों सिख होंगे या फिर बौद्ध होंगे, तो तीन ही धर्म के होते थे। मगर एसटी जो होते हैं दोस्तों किसी भी धर्म से हो सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह दोस्तों एससी का अधिनियम था, उसी तरह दोस्तों एसटी का अधिनियम है, द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 1995। ये है अनुसूचित जनजातियों की एक लिस्ट है जिसमें 744 जातियां शामिल है। कितनी, 744 एसटी जनजातियां शामिल। दोस्तों एसटी कितनी ही जनजातियां दोस्तों, 744 एसटी जनजातियां शामिल हैं। अब देखिए वही चीज हमने बताया था कि दोस्तों 89वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, क्या ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके यूपीएसआई में, देखिए पॉलिटी में पूछा गया, ठीक है, कि 89वें संविधान संशोधन द्वारा एक चीज किया जाता है, क्या करते हैं कि जो आर्टिकल 338 होता है उसमें दोस्तों एक और जोड़ देते हैं। देखिए आर्टिकल 338 में क्या था, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, उसमें ए जोड़ दिया गया है। अब इसमें एक अलग से स्थापना कर दी गई, अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना की जाएगी। ये आर्टिकल 338A में जोड़ा गया है 89वें संविधान संशोधन द्वारा कि दोस्तों अब क्या होगा, एक अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मतलब ट्रिपल चौबल स्टार लगा लीजिएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 342A में क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना। जैसे हमने बोला था दोस्तों कि किसी जाति को दोस्तों अनुसूचित जाति में शामिल करना। देखिए इसमें भी आपको पता है एससी एसटी में कौन डालता है, तो ये चीज याद रखेंगे, राष्ट्रपति ही डालता है, ठीक। किसी जाति को एससी एसटी में कौन डालेगा, राष्ट्रपति डालेगा, ठीक। तो 342 में कहा ए में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना। मगर
मगर दोस्तों चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उसको दोस्तों ऊपर निकालना फिर वो राष्ट्रपति के हक में नहीं होता, वो करता है संसद। ठीक है, तो दोस्तों 342 ए का कहता है अनुच्छेद, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 342 ए का कहता है संविधान द्वारा किसी भी अनुसूचित जनजाति को दोस्तों इससे बाहर निकालना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक एसटी आबादी वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों हमने देखा था अभी एससी देखा था, तो एससी देखा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में थे, मगर एसटी की बात करेगा तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है। ठीक है, और सर्वाधिक एसटी वाली जनजातियां कौन सी हैं दोस्तों, पहले नंबर पर भील है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, एसटी की, भील की, फिर गोंड है, फिर संथाल है। ठीक है, तो ये तीन आप याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, मगर उसके पहले हम देख लें कि जो जनजाति आयोग है दोस्तों, अनुसूचित या फिर एससी एसटी आयोग है दोस्तों, एससी एसटी अधिनियम है, उससे पहले भी कुछ अधिकार दोस्तों संविधान में दिए गए थे। ठीक, आपको पता है कि पुराने समय में दोस्तों एससी एसटी को परेशान किया जाता था, इसीलिए दोस्तों अभी भी दोस्तों हालांकि होता है, कहीं कहीं दोस्तों शोषण होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर जगह नहीं होता दोस्तों, कहीं कहीं पे कभी कभार ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए दोस्तों कुछ अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए जो एसटी एसटी अधिनियम यही दिए गए हैं, उनके कुछ अधिकार दोस्तों आपको पता है संविधान में मिल जाएंगे। जैसे आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 15 का डी कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण। तो 15 डी में दोस्तों यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अनुच्छेद 15 डी में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दोस्तों आरक्षण, मतलब कि कहीं भी दोस्तों आरक्षण होगा, इनको पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी सीटें रिजर्व की जाएंगी एससी एसटी के लिए। फिर 15 ई में कहा गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। दोस्तों जो निजी मतलब कि जो प्राइवेट होते हैं दोस्तों, उसमें भी इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनके भी कुछ कोटे होंगे। ठीक है, अब देखिए 16 डी में आपको पता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण कहा गया है। ठीक है, एससी एसटी के लिए सरकारी नौकरी में। और दोस्तों अनुच्छेद 17 आपको पता है अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी एससी एसटी के लिए दोस्तों कहीं एक ना एक फायदेमंद है, और बहुत बार पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 217 में क्या है, छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, और आपको पता है आर्टिकल 23 का कहता है बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। जैसे कि आपको पता है एससी एसटी को लोग बंधुआ मजदूरी का काम करवाते थे दोस्तों, पैसे भी नहीं देते थे ना। और दोस्तों आर्टिकल 46 का कहता है इसके उत्थान के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाए। ठीक है, एससी एसटी के उत्थान के लिए दोस्तों योजनाएं बनाई जाए, कार्यक्रम बनाए जाए। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल आपका अनुच्छेद 330 का कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण। दोस्तों अनुसूचित जाति के दोस्तों आपको पता है लोकसभा में 84 सीटें, याद रखेंगे। अनुसूचित जाति के दोस्तों यानी एससी के लोकसभा में 84 सीटें रिजर्व हैं, और एसटी की दोस्तों 47 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोस्तों आर्टिकल 332 है, इसमें क्या कहा गया है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण। दोस्तों राज्य की विधानसभा में दोस्तों अनुसूचित यानी एससी एसटी के लिए आरक्षण भी दिया गया है। चलिए अगला दोस्तों आर्टिकल 343 का डी इंपॉर्टेंट है। 343 का डी दोस्तों ग्राम पंचायतों के आरक्षण में, मतलब ग्राम पंचायतों में भी दोस्तों एससी एसटी का आरक्षण दिया गया है। और 343 के टी में दोस्तों नगर पालिका में भी इनको आरक्षण मिला है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और आपको पता है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ग्राम पंचायत जोड़ा गया था। ठीक, 11वीं अनुसूची में, और 74वें द्वारा दोस्तों नगर पालिका जोड़ा गया है उसमें 12वीं अनुसूची में। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देख लिया संविधान से संबंधित ये क्वेश्चन आपके संविधान में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ था, दिया गया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और देखिए सर्वप्रथम क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम अस्पृश्यता अपराध के लिए अधिनियम कब बनाया गया दोस्तों, तो ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब है, 1955 में। ठीक है, जब दोस्तों 1955 में आपको पता है दोस्तों कौन सा नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जो दोस्तों नागरिकता के लिए जो अधिनियम था दोस्तों वो भी है ना। अब आपको बता दें जो ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इसे लागू कब किया गया था दोस्तों, 1 जून 1955 को लागू किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें सजा दोस्तों 1 से 6 महीने तक था, जुर्माना 5000 रुपए तक ही था दोस्तों। फिर इसको दोस्तों इसमें परिवर्तन किया गया, और दोस्तों इसका नया नाम कर दिया गया क्या, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। मतलब कि जब इससे दोस्तों मतलब ज्यादा घटनाएं नहीं रुकी, तो इसमें थोड़ा सा कठिन चीजें और जोड़ी गई, मतलब जुर्माना बढ़ाया गया दोस्तों, और इसे नया नाम दे दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों। ठीक है, क्या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, और दोस्तों 1955 ही लगा क्योंकि ये पहले वाला ही एक्ट था। और इसे कब से लागू किया गया नवीनतम रूप से, तो 19 नवंबर 1976 से। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं सीधा सीधा दोस्तों एससी
SC/ST एक्ट जिसको हम पढ़ने आए हैं, ठीक है। वो चीजें हमने बेसिक बताई, वहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए SC/ST एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ, संसद में कब पारित हुआ दोस्तों, 11 सितंबर 1989 को। और लागू कब हुआ दोस्तों, 30 जनवरी 1990 से। कब, 30 जनवरी 1990। देखिए 89 क्यों लिखा, क्योंकि इसी दिन पारित हुआ था ना, 89 में पारित हुआ। लागू दोस्तों 30 जनवरी 1990 से हुआ। अब देखिए इसमें कितने अध्याय हैं टोटल, तो दोस्तों 5 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं, तो आपको बता दें 23 धाराएं हैं। और संशोधन कब कब हुआ दोस्तों, 2016 और 2018 में किया गया। अध्याय कितने हैं, 5। धाराएं कितनी हैं, 23 दोस्तों। और संशोधन कितनी बार हुआ है, तो 2 बार दोस्तों, 2016 और 2018 में। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि 2 बार इसमें संशोधन किया गया है। तो चलिए दोस्तों पहले हम देखेंगे अध्याय 1 दोस्तों। अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिक चीजें, मतलब इन्हीं के बारे में। देखिए धारा के बारे में अध्याय 1 में बताया जाता। देखिए धारा 1 में क्या है, नाम, विस्तार और प्रभाव, ठीक है। धारा 1 में क्या है, नाम, विस्तार और प्रभाव दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये क्या है, नाम क्या है इसका, तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार है ना निवारण अधिनियम 1989। और प्रभाव कहां तक दोस्तों, पूरे भारत में है, ठीक है। क्या है, पूरे भारत में दोस्तों है। अब जम्मू कश्मीर में भी हो गया दोस्तों, क्या, जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों हो गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया है, ठीक है। 2 बार इसमें संशोधन किए गए हैं, 2016 और 2018 में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों भाग देखिए धारा 1 में सब हर जगह दोस्तों यही होता है, नाम, विस्तार, प्रभाव, यही होता है हर एक उसमें। तो ये चीज समझिएगा। अब 2 में परिभाषाएं, हर एक चीज की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। देखिए परिभाषा में अत्याचार की परिभाषा क्या है, धारा 3 में जो भी हम पढ़ेंगे कि अत्याचार किस किस को मतलब अत्याचार के अंदर रखेंगे, ठीक है। किसके तहत दोस्तों SC/ST मतलब कि जा सकते हैं, ठीक है। SC/ST एक्ट किसके तहत लगाया जाएगा, कौन से अत्याचार में लगाया जाएगा। देखिए पीड़ित, अब पीड़ित की क्या परिभाषा दी गई है, कोई भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व्यक्ति है ना, कोई भी दोस्तों SC/ST होगा, ठीक है, व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक है ना, या फिर मौद्रिक क्षति या फिर संपत्ति को क्षति आदि वाला जो व्यक्ति होगा वो दोस्तों इस पीड़ित के अंतर्गत आएगा। और एक चीज याद रखना कि SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित केवल और केवल SC और ST ही होंगे। देखिए जरूरी नहीं दोस्तों कि आप SC/ST को मारे, ठीक है, जरूरी नहीं कि मारे दोस्तों। उनकी अगर आप बेइज्जती करते हैं, ठीक है, कहीं मानसिक रूप से परेशान करते हैं, या फिर दोस्तों भावात्मक रूप से उनके भाव को आप परेशान करते हैं, मौद्रिक क्षति, रुपए पैसे दोस्तों उनकी संपत्ति में कोई क्षति करते, तब भी दोस्तों आप SC/ST एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। चलिए तो अध्याय 1 में हमने देख लिया दोस्तों, ठीक। अब अध्याय 2 देखेंगे, इसमें अपराध और अत्याचार के बारे में बताएगा। क्या, अध्याय 2 में अपराध और अत्याचार के बारे में बताएगा। देखिए अत्याचार, देखिए अपराध 3 देखते हैं, तो सॉरी अब देखिए अध्याय 2 में अब धारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब धारा 3 क्या है, देखिए अत्याचार के अपराध की सजा SC/ST को छोड़कर, मान लिया देखिए SC/ST आपस में भिड़ते हैं तो दोस्तों उन पर कुछ नहीं लगेगा, उन पर कोई एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब मान लिया SC/ST किसी और से भिड़ते हैं, मतलब कोई और इनको परेशान करता है, तब इन पे SC/ST लगेगी। मान लिया दोस्तों कोई जनरल का व्यक्ति या फिर OBC का है, वो SC/ST को परेशान करता, तब उन पे लग जाएगी। मगर दोस्तों SC/ST अगर आपस में भिड़ते हैं तब इन पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अत्याचार बताए गए हैं, कितने प्रकार के अत्याचार हैं इसके, तो वो हम बताने वाले हैं। पहला दोस्तों, कोई घृणात्मक पदार्थ खिलाने या और पिलाने पर, मान लिया कोई व्यक्ति दोस्तों SC/ST को कुछ घृणा वाली चीजें, कोई गलत चीजें खिलाता पिलाता है दोस्तों, तब उस पे SC/ST लगेगा। दूसरा है SC/ST के परिसरों या प्रवेश द्वार पर दोस्तों मलमूत्र या अन्य घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा करने पर, दोस्तों मान लिया कोई SC/ST का घर है दोस्तों, उसके प्रवेश द्वार पे आप क्या करते हैं, कोई चीज दोस्तों मैल, कोई कूड़ा कचरा फेंक देते या फिर दोस्तों मलमूत्र फेंक देते या कुछ भी फेंक देते दोस्तों, तब आपके ऊपर लगेगा। तीसरा क्या है, अपमानित करने पर दोस्तों, किसी SC/ST को आप अपमानित करते हैं दोस्तों, तब आपके ऊपर SC/ST लगेगा दोस्तों। चौथा है जूतों की माला पहनाने या नंगा घुमाने। तो आपको पता है कि गांव में पहले होता था कि जूतों की माला पहनाते थे, गधे बिठा के नंगा घुमाते थे, जैसे फिल्मों में देखते हैं दोस्तों, वैसा भी अगर आप करते हैं तब भी दोस्तों आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। पांचवा दोस्तों, बलपूर्वक कपड़े उतरवाना, ठीक है, आप उससे कपड़े उतरवा रहे हैं दोस्तों, सिर या फिर मुछ मुड़वा दे रहे हैं, ठीक है, या शरीर, मुंह या शरीर पर दोस्तों स्याही पोतते हैं, रंग पोत देते हैं दोस्तों, उससे भी आपको मतलब SC/ST एक्ट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उसकी उनके भूमि पर अनुचित रूप से खेती करना या कब्जा कर लेना दोस्तों, आप मान लिया कोई SC है या फिर ST है, उसके भूमि पर दोस्तों आप जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं या फिर दोस्तों खेती करते हैं, तब भी आप SC/ST एक्ट के गुनाहगार हैं, ठीक है। चलिए 7वां पॉइंट का है फसल नष्ट करने, जल, घर, जमीन या वन पर उसके अधिकारों पर हस्तक्षेप करना, उसकी फसल नष्ट कर देते हैं, उसके जमीन घर को कहते नहीं ये तुम्हारा नहीं, यहाँ से भाग जाओ, तब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। बेगारी करवाने, बेगारी का दोस्तों जबरदस्ती करवाना मतलब पैसे न देना, ठीक है, आप उनको अपने घर में दोस्तों काम करवाते पैसे नहीं देते हैं, तब दोस्तों आपके ऊपर SC/ST लगेगा, ठीक है। अगला है मानव या पशु शवों को ले जाने या कब्र खोदने के लिए विवश करना। दोस्तों आपको पता है कि पहले इन्हीं से दोस्तों पशु
जो मृत्यु होती थी उनको फिकवाते थे, या फिर दोस्तों कब्र खुदवाते थे। तो अब दोस्तों सब पढ़े लिखे दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप SC/ST के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों हाथ से मैला ढुलाई के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती हाथ से किसी से मैला ढुलवाते भैया हाथ से फेंक के आओ। ठीक है, या फिर दोस्तों SC/ST की स्त्रियों को पूजा या मंदिर में देवदासी बनाना। दोस्तों आपको पता है कि उनका शोषण होता था, SC/ST की जो महिलाएं होती थी उनको दोस्तों देवदासी बनाते थे, वहां दोस्तों उनके साथ क्या होता था, गलत होता था। ठीक है, तब दोस्तों हो जाएगा। अगला है दोस्तों मतदान करने या ना करने के लिए विवश करना। दोस्तों आप मान लिया कि आप इलेक्शन पे खड़े, कोई SC या दोस्तों OBC या फिर कोई जनरल व्यक्ति खड़ा है इलेक्शन पे, वो कहता है भैया जाओगे तो हमको ही वोट देना, विवश कर रहा दोस्तों, या फिर कहता है आप वोट ही डालने मत जाओ, जबरदस्ती डरा धमका रहा, तब दोस्तों आपके ऊपर लग सकता है ST/SC एक्ट, है ना। चलिए अगला है पंचायत या नगर पालिका में किसी पद पर रहने के दौरान कर्तव्यों या कृत्यों का पालन में बाधित करना। मान लिया दोस्तों कोई SC/ST दोस्तों ग्राम पंचायत बन गया, नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, तो उसके दोस्तों काम करने पे आप अड़ंगा लगा रहे हैं तब, ठीक है, तब भी आपके ऊपर लग सकता है। अगला है मतदान के बाद सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने पर हमला अथवा चोट। दोस्तों मतदान कर दिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों उसको आप गलत तरीके से हमला कर रहे हैं तो दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जाति के नाम पर गाली गलौज करते हैं, जातिवाचक सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपके ऊपर लगेगा दोस्तों, है ना। या फिर दोस्तों आप कोई SC/ST की स्त्री है दोस्तों, लड़की दोस्तों, उसको आप स्पर्श करते हैं या फिर जबरदस्ती इशारे करते हैं, या फिर जब ऐसा कोई लैंगिक कार्य करने के लिए आप प्रदूषित करते हैं दोस्तों, मतलब कि करने की सोचते हैं दोस्तों, तब आपके ऊपर लगेगा। या फिर दोस्तों आपको बता दें कि जल स्रोत को दूषित करना। मान लिया कोई SC दोस्तों वहां से पानी भर के जा रहा है, ST पानी भर के जा रहा है दोस्तों, उनके जल स्रोत को आप गंदा कर देते हैं, या फिर दोस्तों मान लिया, है ना, इस तरीके से दोस्तों समझिएगा। तो वो चीज़ों पे, और दोस्तों जादू टोना हो गया या डायन के नाम पर शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाना दोस्तों, ये सब चीज़ें, और मिथ्या दोषपूर्ण कार्रवाई करने पर दोस्तों तब भी आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हमने कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, जैसे कि गाली, देखिए जाति के नाम पर गाली गलौज करना, है ना, और शत्रुता, घृणा, वैमनस्य वाली भावनाओं में वृद्धि करने पर दोस्तों किसी को आप भड़काते हैं, जल दूषित कर देते हैं उनको पानी पीने के लिए ना, या फिर दोस्तों ग्राम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर धार्मिक स्थलों या धार्मिक स्थानों पर रोक करते हैं, या फिर सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करते। तो अब देखिए ऐसा करते दोस्तों आपको 6 महीने से 5 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, चलिए अब धारा 4 का कहता है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजा। दोस्तों आप देखिए कर्तव्यों की उपेक्षा अगर इनको नहीं करते दोस्तों, तब आपकी उपेक्षा के लिए दोस्तों सजा है 6 महीने से लेकर के 1 साल के लिए दोस्तों आपको ये सजा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों धारा 5 का कहता है दोबारा अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। अब मान लो दोस्तों आपको एक बार सजा के लिए क्या बताएगा, 6 से दोस्तों 5 साल के लिए सजा, 6 महीने से 5 साल की सजा होगी, मगर आप यही काम दोबारा करते दोस्तों फिर इस सजा को आपको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब धारा 6 का कहता है IPC के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। दोस्तों इसमें बताएगा IPC के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। दोस्तों इससे आपसे ज्यादा कोई मतलब नहीं, जैसे कि धारा 34 हो गया। ठीक है, ये सब चीजें इसी में प्रयोग में लाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अब धारा 7 का कहता है कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का जब्त होना। कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का जब्त होना दोस्तों, मान लिया वो कुछ और ज्यादा गलत काम करता है दोस्तों, तो उसके जो संपत्ति होगी वो भी जब्त कर ली जाएगी। ठीक, SC/ST एक्ट के तहत उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है दोस्तों, 7 में कहा गया। अब 8 में क्या कहता है व्यक्ति को आरोपी जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो साबित ना, मतलब ऐसा भी नहीं दोस्तों आप मान लिया SC/ST है, जबरदस्ती कहते भैया कि नहीं इसने हमको गाली दिया है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को आरोपी मान लिया जाएगा दोस्तों, उसकी जांच भी होगी। ऐसा नहीं कि फालतू में SC/ST जाए और बता दे भैया इन्होंने हमको गाली दिया फिर इन्होंने हमको मारा है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो कुछ उसके नियम बनाए गए हैं, जबरदस्ती नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जबरदस्ती जब तक साबित हो जाएगा तब तक उसके खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि SC/ST एक्ट लगने के बाद उसका जीवन चौपट हो जाता है, ना नौकरी मिलेगी ना कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए धारा 9 क्या कहता है शक्तियों का प्रदान किया जाना दोस्तों, है ना, शक्तियों का प्रदान किया जाना। ठीक, तो धारा 9 क्या कहता है शक्तियों का प्रदान किया जाना, मतलब विशेष ड्यूटी अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाएंगे कि विशेष ड्यूटी अधिकारियों की नियुक्ति मतलब बहुत अच्छे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो कि इस मामले को देखेंगे। देखिए निर्वासन, अध्याय 3 का कहता है निर्वासन। देखिए ये धारा 10 का कहता है जिस व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना दोस्तों उसको हटाना। अब मान लिया दोस्तों आपको पता है कि बार बार एक व्यक्ति दोस्तों बार बार ना, मान लिया कोई जनरल का व्यक्ति दोस्तों बार बार SC/ST को दोस्तों परेशान करता है, मारता है, पीटता है, और फिर पुलिस पकड़ जाती है, फिर दोस्तों वो छूट के आता फिर करता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ही वहां से हटा दिया जाएगा, उस गांव से ही हटा दिया जाएगा, उसका निर्वासन करवा देगा। भैया आप इतने दिन तक, मतलब अधिकतम कितने साल तक दोस्तों, 3 साल तक यहाँ गाँव के भीतर मत देखना। क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतम दोस्तों SC/ST मामले में अपराधी को कितने साल के लिए निर्वासित किया जा सकता है दोस्तों, तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेंगे, अधिकतम 3 साल के लिए। चलिए अब 11 नंबर क्या कहता है किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसके प्रवेश करने की दशा में दोस्तों। ठीक है,
अब मान लो दोस्तों किसी व्यक्ति को कहा गया कि भैया आप यहाँ से निकल जाओ, आपको निर्वासित कर देगा, उसके बाद भी दोस्तों वो वापस आ जाता, क्या उसके बाद भी वो वहाँ वापस आता है दोस्तों, तो उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, चलिए 12 में क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की माप व फोटोग्राफी धारा 10 के तहत ना, मतलब जो भी व्यक्ति धारा 10 के तहत मतलब कि जो निर्वासित किया जाएगा, मतलब कि जिसको बाहर जाने के लिए बताएगा, उसकी जो दोस्तों माप है पूरा फोटोग्राफी लगा दी जाएगी, भैया ये व्यक्ति अगर आता है तो आप हमें बताइएगा, मतलब उसकी जैसे कहते हैं ना इश्तिहार देते हैं भैया ये व्यक्ति खतरनाक है, ये अगर आएगा तो ऐसी सी बातें होंगी दोस्तों। चलिए अब देखिए धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन की शक्ति दोस्तों, धारा 10 है दोस्तों, उसमें क्या कहा गया, धारा 10 में एक बार दोबारा आपको दिखाते हैं, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अपराध लगता है कि अपराध हो जाएगा दोस्तों उससे, तो उसे मतलब निर्वासित करना, ठीक है, तो उसके दोस्तों अनुपालन के लिए सजा बताई गई दोस्तों। ठीक है, अगर वो अनुपालन आदेश की ले सकती दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें बताएंगे 13 में। अब देखिए 14 में अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 में क्या बताया, विशेष न्यायालय। ठीक, SC/ST मुकदमा के लिए दोस्तों एक विशेष न्यायालय बनाया जाए, इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए धारा 14 क्या कहता है, राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से त्वरित न्याय के लिए दोस्तों विशेष न्यायालय की स्थापना करना, मतलब कि अगर राज्य सरकार चाहती है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दोस्तों सहमति करके दोस्तों एक त्वरित न्यायालय भी खोल सकती है। ठीक है, और सुनवाई रोज होगी दोस्तों, 2 माह के अंतर इस केस को फाइनल करना होगा, मतलब रोज सुनवाई होनी चाहिए और 2 महीने के अंदर किसी केस को फाइनल भी करना होगा। ठीक है, धारा 14 कहता है कि उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील और 180 दिनों के भीतर अपील नहीं होगी दोस्तों। कोई भी अपील करनी दोस्तों 90 दिनों के भीतर कर दो, ऐसा नहीं दोस्तों आप सो के बैठो फिर उसके बाद करने जाओ, तो याद रखना कि 180 दिनों के बाद दोस्तों कोई अपील नहीं होगी, 90 दिन से 180 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। देखिए अपील को 3 महीने के भीतर निपटाना जाना चाहिए दोस्तों। 2016 में कहा गया, ये 2016 में जोड़ा गया दोस्तों, एक संशोधन करके आपको पता है 2016-2018 में जोड़ा गया ना। 2016 में क्या कहा गया कि अपील को दोस्तों मान लिया कोई अपील करता है उसको 3 महीने के अंदर निपटाना भी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला है दोस्तों 15 का कहता है विशेष लोक अभियोजन, मतलब आप सरकारी वकील कर सकते हैं दोस्तों। देखिए सॉरी, जो सरकारी वकील होगा दोस्तों इनके लिए, ठीक है, जो सरकारी वकील दिया जाएगा, जो SC/ST के दोस्तों सरकारी वकील दिया जाएगा उसको कम से कम 7 साल की सजा होना चाहिए। ठीक है, 7 साल की सजा, सॉरी 7 साल का अनुभव होना चाहिए, सॉरी सजा नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, 7 साल का कम से कम अनुभव उसे होना चाहिए कहीं कार्य करते हुए वकील को। ठीक है, अब देखिए जो अध्याय 4A जोड़ा गया 2016 में दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, 15A है ना, 15 में जोड़ा गया 15A दोस्तों, पीड़ित और गवाहों के कुछ अधिकार हैं। क्या हैं दोस्तों, पीड़ित और गवाहों के कुछ अधिकार दिए गए, उसके बारे में बताया गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अधिकार है ना, अध्याय 5 प्रकीर्ण दोस्तों। देखिए इसमें 16 धारा क्या कहा गया, सामूहिक जुर्माना लगाने की राज्य सरकार को शक्ति दोस्तों, सामूहिक जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, कुछ भी जुर्माना लगा सकती है, राज्य सरकार की इसमें क्या है, शक्ति है। अगला 17 में क्या है, विधि और स्वतंत्र व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही दोस्तों, मतलब कि विधि और मतलब जागरूकता, मतलब कि कैसे जागरूकता फैलाया जाए दोस्तों, उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकती है, कानून बना सकती है, कौन, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए 18 का कहता है अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों पर संहिता की धारा 438 लागू नहीं होगी। ऐसा नहीं दोस्तों, इस अधिनियम के तहत आप SC/ST को परेशान करते तो आप सोचो कि जो भारतीय दंड संहिता दोस्तों उसकी धारा 438 लगे, ऐसा नहीं, ये SC/ST एक्ट लगेगा। ठीक है, आप अगर SC/ST को परेशान करते हैं तो। ठीक है, चलिए 18A कहता है अग्रिम जमाना न देना दोस्तों, अगर कोई SC/ST एक्ट के तहत दोस्तों परेशान मतलब किसी को परेशान करता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उस पर CRPC की धारा 438 लागू नहीं होगी। ठीक, उसे अग्रिम जमानत बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 19 का कहता है, धारा 19 का कहता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों पर संहिता की धारा 360 लागू ना होना, मतलब कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा, ये धारा दोषी को जल्द रिहा करने से संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेंगे, मतलब कि कोई अगर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति है तो उसे जल्दी रिहा नहीं किया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए 21 का कहता है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य, मतलब अधिनियम को कब से दोस्तों क्रियान्वित करना है, तो इन चीजों के बारे में दोस्तों ये बताया गया है। ठीक है, 21 में। अब 22 में क्या है, सद्भाव में की गई है ना, सद्भाव में मतलब कि ये चीज समझिएगा, मतलब कि जो क्रियान्वित कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। मान लिया दोस्तों कोई SC/ST परेशान हो दोस्तों, उसकी कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, उसको वकील करवाना चाहिए, उसकी आर्थिक मदद करें, है ना, और सामाजिक पुनर्वास, मतलब उसको अच्छी जगह रखना दोस्तों। मान लिया कि कोई भयभीत दोस्तों अच्छी जगह रखना, इसके लिए मदद किया जाएगा। ठीक है, और 22 देखिए धारा 22 का कहता है सद्भाव में की गई कार्यवाही में संरक्षण, है ना, तो सद्भाव में दोस्तों सद्भाव पूर्वक कार्यवाही की जाएगी, उसमें संरक्षण मिलना चाहिए उसको, कि भैया हमें कोई मार तो नहीं देगा, मान लिया कोई गवाह आए तो उसको भी धमका दे जाए तो ऐसे उसकी भी सुरक्षा की जाएगी। अगला है 23 में क्या है, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, मतलब इस एक्ट में दोस्तों कुछ जोड़ना है कुछ घटाना है तो वो केंद्र सरकार जोड़ या घटा सकती है दोस्तों। ठीक, तो जोड़ या घटा कौन सकती है दोस्तों, केंद्र सरकार ही इसमें जोड़ या घटा सकती है, वही कम कर सकती है, वही इसको बढ़ा सकती है दोस्तों। तो देखिए बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। एक चीज आपको बता दें
ठीक है। एक चीज़ आपको बता दोस्तों, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। ठीक है, और आप इन 2 वीडियो तो अवश्य देख लीजिएगा। ये ताबड़तोड़ मैराथन है संविधान की और दोस्तों जनहित याचिका की है। ठीक है, ये जनहित याचिका की है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारी जो आईपीसी की है दोस्तों, उसे भी देख लीजिएगा, उससे भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आधे घंटे में दोस्तों हमने इसको लगभग निपटा दिया। तो आपको बता दें, एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता दें कि दोस्तों सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, और फिर दोस्तों बिहार में है, और फिर कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अगर परसेंटेज की बात करता है दोस्तों, पंजाब में, परसेंटेज की बात करें पंजाब में, फिर हिमालय में दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में कितने हैं, तो 31.9% है दोस्तों एससी है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करता है तो दोस्तों पंजाब में। ठीक, अगर ऐसे बात करता है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सर्वाधिक दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड में, देखिए नागालैंड, सुनिए, जहां पे एक भी एससी नहीं है तो नागालैंड हो गया, नागालैंड में एससी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, और लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार में कोई भी एससी जाति ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो और दोस्तों एसटी की बात करते हैं, जब एसटी की बात करेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा कहां है, एमपी में है, और अगर परसेंटेज में बात करते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी है। ठीक है, सबसे ज्यादा एसटी कहां है, तो लक्षद्वीप में दोस्तों 94.8%। ठीक है, चलिए, और दोस्तों आपको बता दें कि पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी एसटी है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।